हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस YouTube के चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 11 के पहले चैप्टर रसायन की कुछ मूल अवधारणा के अगले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है रस समीकरण मिति, ठीक ना। रस समीकरण मिति क्या होता है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे बच्चों। रस समीकरण मिति का मतलब किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद की मात्राओं के बीच में जो भी संबंध होता है उसे हम लोग रस समीकरण मिति कहते हैं ना। क्या कहते हैं बच्चों? रस समीकरण मिति। ध्यान दीजिएगा, रस समीकरण मिति की अगर हम बात करें, किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण में अभिकारक व उत्पाद की मात्राओं के बीच संबंध, जो भी संबंध होता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिक्रिया का रस समीकरण मिति, ठीक ना। किसी भी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया की बात कर लीजिए। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक और उत्पाद होंगे, उनके अभिकारक और उत्पाद की मात्राओं के बीच में जो संबंध होगा, उस संबंध को हम लोग रस समीकरण मिति कहते हैं, ठीक ना। देखिए, हमने एग्जाम्पल लिखा है बच्चों, N2 + 3H2, ये आगे 2NH3 है। तो यहाँ पे इनके बीच जो भी संबंध दिख रहा है, नाइट्रोजन 1 मोल, हाइड्रोजन 3 मोल, अमोनिया 2 मोल, तो इनके बीच जो संबंध आपको दिख रहा है कि नाइट्रोजन का एक अणु हाइड्रोजन के 3 अणु से, ठीक ना, रिएक्शन करके और ये 2 मोल अमोनिया का निर्माण कर रहा है, ठीक ना। ये जो संबंध स्थापित हो रहा है बच्चों, इसको हम लोग रस समीकरण मिति कहते हैं। क्या कहते हैं? रस समीकरण मिति। उसी प्रकार से H2 + I2 आगे 2HI लिखा गया है, ठीक ना। तो किसी भी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया की अगर हम बात करें, तो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद की मात्राओं के बीच में जो संबंध आपको दिखाई दे, उसको हम लोग बोलेंगे रस समीकरण मिति, ठीक ना। रस समीकरण मिति कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं बच्चों, किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के प्रतीकों से पहले, ठीक ना, अभिकारक और उत्पाद के प्रतीकों से पहले जो संख्याएं लिखी गई होती हैं, उन संख्याओं को हम लोग रस समीकरण मिति गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रस समीकरण मिति गुणांक कहते हैं। जैसे N2, 3H2 और 2NH3 लिखा गया है, तो N2 के पहले क्या लिखा गया है? 1। हाइड्रोजन H2 के पहले क्या लिखा गया है? 3। NH3 के पहले क्या लिखा गया है? 2। तो ये जो संख्याएं हैं ना, 1, 3, 2, मतलब इस रिएक्शन में 1, 3, 2, ये जो संख्याएं हैं बच्चों, इन संख्याओं को हम लोग रस समीकरण मिति गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? रस समीकरण मिति गुणांक कहते हैं। और ये संख्याएं जो होती हैं, ये किसी रासायनिक अभिक्रिया में मूल को प्रदर्शित करती हैं। किसको बच्चों? मूल को प्रदर्शित करती हैं। बात समझ में आ रहा है? यानी हम लोग किसी रासायनिक अभिक्रिया में N2 + 3H2 आगे 2NH3, अगर हम अमोनिया की बात कर रहे हैं, तो अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच जो संबंध है 1:3 का, इसका मतलब 1 और 3, हाइड्रोजन से पहले 3 लिखा गया है, नाइट्रोजन से पहले 1। तो ये जो संख्याएं हैं, ये बताती हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में कितना मोल नाइट्रोजन और कितना मोल हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगा, यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा। यानी ये मोल की संख्या को निर्धारित करते हैं, ठीक ना। तो इनकी आवश्यकता इसीलिए हम लोग दिखाते हैं बच्चों, क्योंकि एक रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद में कितने अणु, अभिकारक में कितने अणु भाग ले रहे हैं और उत्पाद में उनके कितने निर्माण हो रहे हैं, ठीक ना। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो रस समीकरण मिति हमने आपको बताया, एक बार फिर से देख लेते हैं। किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण में अभिकारक और उत्पाद की मात्राओं के बीच जो संबंध होता है, उसे अभिक्रिया की रस समीकरण मिति कहते हैं। और रस समीकरण मिति को हम लोग, ठीक ना, इस प्रकार से दिखाते हैं। जैसे N2 + 3H2 2NH3 है, या H2 + I2 2HI है, तो इनके बीच जो संबंध दिखाई दे रहा है बच्चों, उस संबंध को हम लोग क्या कहेंगे? रस समीकरण मिति। रस समीकरण मिति में किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण में अभिकारक और उत्पाद की प्रतीकों से पहले जो संख्याएं लिखी गई होती हैं, उन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? रस समीकरण मिति कहते हैं। और रस समीकरण मिति में जो संख्याएं होती हैं, वो मूल को प्रदर्शित करती हैं। किसको बच्चों? मूल को प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। आगे देखिएगा, यहाँ पे लिखा गया है 100 ग्राम, एक क्वेश्चन है, 100 ग्राम Fe2O3, ठीक ना। 100 ग्राम Fe2O3 के अपचयन से कितना ग्राम Fe प्राप्त होगा, यानी कितना ग्राम लोहा प्राप्त होगा, ये आपको बताना है, ठीक ना। यहाँ पे Fe का दिया हुआ है परमाणु भार कितना? 56, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, ठीक ना। तो ये आपके NCERT का एक क्वेश्चन है, ध्यान देंगे सभी लोग।
Fe2O3 और ये है 3H2, हमने रिएक्शन लिखा, इसका अपचयन कराएंगे तो अपचयन का मतलब कि यहाँ से ऑक्सीजन को हमको क्या करना है, बाहर निकालना है। तो इसकी अभिक्रिया अगर हम हाइड्रोजन से करा दें, ये 3 ऑक्सीजन 6 हाइड्रोजन से जुड़ेगा, 3 मोल H2 का निर्माण करेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, Fe आयरन, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आयरन का परमाणु भार कितना दिया है, 56, तो यहाँ आयरन की संख्या 2 है, तो 2 गुणे 56 प्लस ऑक्सीजन की संख्या 3 है और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, तो 16 तिया 48, यानी कि 2 गुणे 56 प्लस कितना 3 गुणे 16, यानी 16 तिया 48 हो जाएगा और ये 56 दूना 112 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो वैल्यू आएगी 160 ग्राम, मतलब 160 ग्राम Fe2O3 से, देखिए Fe का मतलब कितना 56 ग्राम और ये 2 बार है तो इसका कितना हो जाएगा 112, यानी 160 ग्राम Fe2O3 से 112 ग्राम Fe प्राप्त हो रहा है, 112 ग्राम Fe प्राप्त हो रहा है। तो कह रहा है कि 100 ग्राम से कितना प्राप्त होगा, तो देखिए 160 ग्राम Fe2O3 से 112 ग्राम Fe प्राप्त होता है, तो 1 ग्राम से कितना प्राप्त होगा, तो 1 ग्राम से Fe कितना प्राप्त होगा भाई, 112 बटा में ये 160 हो जाएगा और इसलिए हम लोगों को निकालना कितने पे, 100 ग्राम, तो 100 ग्राम Fe2O3 से कितना ग्राम Fe प्राप्त होगा, तो 112 बटा में 160 गुणे ये क्या हो जाएगा 100, इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 16 साते 112 यानी 7 गुणे 10 यानी 70 ग्राम Fe प्राप्त होगा। कितना ग्राम बच्चों, 70 ग्राम Fe प्राप्त होगा। इसको आप वीडियो को पॉज करिए और अच्छे से इसको समझिए और उसके बाद अपना नोट में इसको मेंशन करिए, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन है एसटीपी पर 2 लीटर SO2, ठीक ना, एसटीपी सिंपल टेम्परेचर प्रेशर ना, एसटीपी पर 2 लीटर सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त करने के लिए कितना ग्राम सल्फर को जलाया जाए, यानी कह रहा है कि एसटीपी सिंपल टेम्परेचर प्रेशर, इस पर अगर हमारे पास 2 लीटर सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक ना, 2 लीटर सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त करना है, तो बोल रहा है कि कितना ग्राम सल्फर को जलाना पड़ेगा कि 2 लीटर सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या होगी, प्राप्त होगी। देखिए सल्फर को हम लोग, सल्फर डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करेंगे, सल्फर की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे, मतलब सल्फर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो मिलेगा सल्फर डाइऑक्साइड। आप सबको पता है सल्फर का परमाणु भार कितना होता है 32 ग्राम, और कितना ग्राम प्राप्त हो रहा है 22.4 लीटर। ये 22.4 कहाँ से आ गया बच्चों, एसटीपी पर 1 मोल सल्फर को जलाया जा रहा है और 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो रही है। तो 1 मोल सल्फर का मतलब 32 ग्राम को हम लोग जला रहे हैं, सल्फर को 32 ग्राम सल्फर को जला रहे हैं और 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हो रही है। तो 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड का मतलब 1 मोल किसी भी पदार्थ का मतलब होता है 22.4 लीटर, ठीक ना, जिसको मोलर आयतन हम लोग बोलते हैं, ठीक ना। तो 22.4 लीटर सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होगी। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों, चूंकि 22.4 लीटर सल्फर डाइऑक्साइड से 32 ग्राम सल्फर प्राप्त हो रहा है ना, 22.4 लीटर से 32 ग्राम सल्फर प्राप्त होता है, तो इसलिए 1 लीटर सल्फर डाइऑक्साइड से कितना मिलेगा 32 बटा में 22.4 ग्राम, यही ना मिलेगा, 32 बटा में 22.4, ये इधर आके भाग हो जाएगा, इतना ग्राम सल्फर मिलेगा। अब पूछ रहा है आपसे कि 2 लीटर हमको सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त करना है, तो 2 लीटर सल्फर डाइऑक्साइड से कितना ग्राम आपको Fe जलाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 2 लीटर सल्फर डाइऑक्साइड से 32 बटा में 22.4 कितना है, 32 बटा में 22.4 और ये 2 आके इधर क्या होगा, गुणा होगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों, देखो दशमलव को 1 अंक इधर करेंगे तो 32 बटा में 224, 32 बटा में 224 गुणे ये 2 था, 1 अंक दशमलव इधर किए तो 10 से गुणा करना पड़ेगा ना, और गुणा करेंगे तो बताओ इसको इससे काटेंगे, 32 साते 224 होता है, यानी 7 बार में कट जाएगा, ठीक ना। तो ऊपर देखिए 2 गुणे 10 20 बटा में 7 और 20 बटा में 7 की वैल्यू आएगी 2.86 ग्राम, कितना आएगा 2.86 ग्राम, यानी 2.86 ग्राम सल्फर को यदि हम लोग जलाएं तो 2 लीटर हमको सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो जाएगी, ठीक ना। अगले टॉपिक को हम लोग देखते हैं बच्चों, अगले पॉइंट की बात करते हैं बच्चों। अगला टॉपिक है सीमांत अभिकर्मक, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक ना। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, सभी लोग ध्यान देंगे।
किसी रासायनिक अभिक्रिया का वह भाग जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का वह भाग जो पहले समाप्त हो जाता है, ठीक है, जो पहले समाप्त हो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम लोग सीमांत अभिकर्मक कहते हैं ना। किसी रासायनिक अभिक्रिया की अगर बात किया जाए, रासायनिक अभिक्रिया में जिन दो पदार्थों से मिलकर, दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर उत्पाद का निर्माण हो रहा है, तो जिन पदार्थों से मिलकर उत्पाद का निर्माण हो रहा है, अगर वो पदार्थ में से कोई भी पदार्थ अगर पहले समाप्त हो जाए तो अभिक्रिया को रोक देगा, और जो पदार्थ पहले समाप्त होगा उसी का नाम हम लोग देंगे सीमांत अभिकर्मक, ठीक ना। क्या बोला जा रहा है कि अभिक्रिया का वह भाग जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का वह भाग जो पहले समाप्त हो जाता है उसे हम लोग सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। और ये जो सीमांत अभिकर्मक होता है, ठीक ना, सीमांत अभिकर्मक जो होता है बच्चों उत्पाद की मात्रा को निर्धारित करता है, और सीमांत अभिकर्मक समाप्त होने पर अभिक्रिया क्या हो जाती है, रुक जाती है, ठीक ना। देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का वह भाग जो पहले समाप्त हो जाता है उसे सीमांत अभिकर्मक कहते हैं हम लोग। सीमांत अभिकर्मक, ठीक ना, यह रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद की मात्रा को निर्धारित करता है, और सीमांत अभिकर्मक समाप्त होने पर अभिक्रिया क्या हो जाती है, रुक जाती है। मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो सीमांत अभिकर्मक होगा वो उत्पाद निर्धारक भी होगा, यानी जितना उत्पाद बनेगा ये उसी पर डिपेंड करेगा जो रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक का सीमांत अभिकर्मक होगा, ठीक ना। आगे हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पे लिखा गया है N2 + 3H2 आगे 2NH3 है, अभिक्रिया में NH3 कितना प्राप्त होगा, यानी आपको बताना है कि NH3 कितना बनेगा, और अभिक्रिया के लिए सीमांत अभिकर्मक क्या होगा यदि नाइट्रोजन 10 मोल हो और हाइड्रोजन 27 मोल हो, यानी 10 मोल नाइट्रोजन और 27 मोल हाइड्रोजन है, और अभिक्रिया दिया गया है N2 + 3H2 आगे 2NH3, तो बोल रहा है कि अमोनिया कितना मोल बनेगा, और आपसे ये पूछ रहा है कि अभिक्रिया के लिए सीमांत अभिकर्मक क्या होगा। तो देखते हैं बच्चों इसको। देखिए N2 की बात करते हैं। N2 10 मोल है और एक बार में 1 मोल खर्च हो रहा है, कितना, 1 मोल खर्च हो रहा है, मतलब 10/1 बराबर कितना, 10, यानी नाइट्रोजन रासायनिक अभिक्रिया में 10 बार भाग ले सकता है, रासायनिक अभिक्रिया में 10 बार पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। यदि हम लोग हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन टोटल 27 मोल है, और एक बार में ये 3 मोल खर्च हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में एक बार अगर हाइड्रोजन भाग ले रहा है तो 3 मोल खर्च हो रहा है, तो 27/3 यानी ये 9 बार भाग लेगा रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक ना। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कौन पहले समाप्त होगा, हाइड्रोजन 9 ही बार भाग लेगा जबकि नाइट्रोजन 10 बार भाग लेगा, यानी कि हाइड्रोजन जो होगा ये पहले समाप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब कि अभिक्रिया के लिए सीमांत अभिकर्मक जो होगा वो क्या होगा बच्चों, हाइड्रोजन होगा, क्या होगा, हाइड्रोजन, ठीक ना। अभिक्रिया के लिए सीमांत अभिकर्मक हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे लिखा गया अतः हाइड्रोजन पहले समाप्त हो जाएगा, अतः अभिक्रिया के लिए सीमांत अभिकर्मक हाइड्रोजन होगा, ठीक ना। आगे हम लोग बात करते हैं 3 मोल हाइड्रोजन, कितना मोल, 3 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल अमोनिया प्राप्त होता है ना। 3 मोल अगर हमारे पास हाइड्रोजन है तो इससे 2 मोल अमोनिया प्राप्त होता है, कैसे पता चला, रिएक्शन से। देखो 3 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल अमोनिया प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए 1 मोल हाइड्रोजन से कितना प्राप्त होगा अमोनिया, तो 2/3 मोल हो जाएगा, 2/3 मोल अमोनिया प्राप्त होगा। तो इसलिए टोटल हाइड्रोजन कितना दिया गया है, 27 मोल, तो 27 मोल हाइड्रोजन से 2/3 × 27 इतना मोल अमोनिया प्राप्त होगा। तो 2/3 × 27 को सॉल्व करिए, 3 9 27, 9 बार में कट जाएगा, और 9 दूना 18, यानी 18 मोल अमोनिया प्राप्त होगा, ठीक ना। यानी इस अभिक्रिया में 18 मोल अमोनिया क्या होगा, बनेगा, ठीक ना। तो इस अभिक्रिया के लिए सीमांत अभिकर्मक हाइड्रोजन होगा, और अभिक्रिया में अमोनिया का निर्माण 18 मोल होगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना होता है बच्चों। आज के वीडियो में बस हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, आगे आने वाले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। हम साइड हट जा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए बच्चों, ठीक।